एंड आज हम सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ईवीएस का क्वेश्चन पेपर होगा ये। ऑलरेडी मैंने आपको 15 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। अगर आपने वो चेक नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके मिल जाएगा और एग्ज़ाम देने से पहले आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आप चेक कर ले। सीटेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीटेट में जो ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। 29 तो स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 30, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। ईजी भी होता है क्योंकि एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ता है 15 नंबर का और पेडागोजी होती है। पेडागोजी भी इसकी आसान होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ ग्लोब। जो पृथ्वी है ये गोल होती है ग्लोब के जैसे। द पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि किस देश के लोग इस द पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टैंड ऑन द अर्थ अपसाइड डाउन रिस्पेक्ट टू अस, यानी हमारे तुलना में किस देश के लोग पृथ्वी पर उल्टे खड़े हैं हमारे सापेक्ष। तो जो ऑप्शन दिया है कि पहले तो ये क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, ठीक है। और नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हुए हैं। ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, युगांडा। तो ये जो राइट आंसर है ना, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, एक बार पढ़ के जाइएगा। तो ये अर्जेंटीना में, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोचमपल्ली से क्वेश्चन आता है। पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं वो पोचमपल्ली कहलाता है, ठीक है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती है किस राज्य में? पहले ये आंध्र प्रदेश में था, उसके बाद तेलंगाना में डिवाइड हो गया, तो तेलंगाना में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन है नीचे प्याज की खेती, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ रहा है इस पैटर्न का। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उनको सीक्वेंस में लगाना कि पहले खेत में क्या किया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, बी सी ए, एक बार रीड भी कर लेते हैं। पहले खेत में क्या करते हैं? खेत की जुताई होती है या गुड़ाई होती है, जिसे डिगिंग करते हैं, जिसे इंग्लिश में डिगिंग कहते हैं, ठीक है। तो डिगिंग टू लूजन द सॉइल, यानी लूज करते हैं सॉइल को। तो पहले क्या करेंगे? जुताई होगी या गुड़ाई होगी, किया जाता है। तो पहला ऑप्शन होता है गुड़ाई, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। खेत में आपकी जुताई हो गई, चाहे कोई भी बीज बोते हैं तो जुताई होती है, डिग करते हो आप। सेकेंड ऑप्शन है बीज बोना। क्या बीज बोना सही है? हाँ, आप जब खेत की जुताई करोगे तो क्या करोगे? बीज बोओगे, तो बी और सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? खरपतवार हटाना होता है या प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को हटाना होता है। सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए जब भी आप प्रीवियस जब देखें ना तो एनालिसिस करके जाइएगा, जितने भी पेपर आपके रिसेंट में होते रहेंगे, ठीक है। तो प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाएंगे, कब हटाएंगे? जब हम प्याज को कट करके लाएंगे ना। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। खरपतवार हटाना कब होगा? जब आपने जैसे कि आपने गेहूं भी बो दिया, तो गेहूं बीज बोने के बाद आप उसमें खरपतवार तो हटाते हो, घासें होती हैं बड़ी बड़ी सी। तो तीसरा ऑप्शन ये हो जाएगा, खरपतवार हटाना, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? प्याज को उखाड़ोगे, प्याज को कट करोगे खेत से, जैसे गेहूं को कट करोगे, बहुत आसान प्रश्न है। उसके बाद आप क्या करोगे? जो प्याज के ऊपर जो सूखी पत्तियां होती हैं उसको हटाओगे, तब आपको प्याज मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी ए ई डी, बी सी ए ई डी। बहुत आसान प्रश्न, अगर इस क्रम में भी लगा के देखा जाए तो गुडाई करनी है, डिगिंग करनी है, जुताई जैसे बीज बोओगे, फिर उसमें गंदगी जो है खरपतवार को हटाओगे, फिर घास वगैरह जो भी रहता है उसको हटाते हैं, फिर उसको हम कट करते हैं, चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। समझ आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पुस्तक में गोलकंडा किले का मानचित्र दिया गया है, ठीक है। कोई पुस्तक है, वहाँ पे गोलकंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र में तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
110 मीटर होता है, ठीक है। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और माशा बुर्ज के बीच की जो मापी गई दूरी कितनी है? 13.3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर, ठीक है। तो इसका अब इसमें हम गुणा कर देंगे 13.3 इंटू 110 करिए आप। तो करके देखते हैं एक बार। 13.3 सेंटीमीटर इंटू 110 मीटर आपको करना है। तो राइट आंसर आ जाएगा 1463 आ जाएगा। तो ये जो कि मीटर में है, लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर दिया गया है। तो 1463 को अगर हमें किलोमीटर में चेंज करना है तो हमको इसमें क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू आपका 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1 मीटर में इतना हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, करेंगे डिवाइड इसको 1000 से। 1000 मीटर होते हैं। डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा 1.463। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? क्योंकि ये 63 है तो पूरा तो दिया नहीं है, तो इसको हम 5 कर देंगे। तो 1.5 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है अलबरूनी के बारे में बहुत पूछा जाता है। इसके लिए मैं एक आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, इसकी एक क्लास में दे दूंगी आपको। तो नीचे दिए गए कथनों में से स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें अलबरूनी जो है एक विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। तो जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया, 1000 वर्षों पूर्व किया था, उनके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही आपको चूज़ करना है। तो वह एक यात्री थे, ठीक है, जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया, जो परीक्षण के किया उसके बारे में लिखा था। ये भी सही, हमारे देश को ऑब्जर्व किया उसके बारे में लिखा। वह अफ़गानिस्तान से आए थे। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश में से भिन्न मिला। ये भी ठीक है। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी ठीक है, लेकिन वह अफ़गानिस्तान से नहीं, उज़्बेकिस्तान से आए थे, तो ये वाला गलत हो गया। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनने की कुशलताओं का उल्लेख किया था कि किस तरीके से कुएं का निर्माण होता है, किस तरीके से यहाँ में लोगों में कौशले हैं। पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा तालाब बनाया जाता था, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो बी नहीं है, क्योंकि ये ये अफ़गानिस्तान से नहीं, उज़्बेकिस्तान से आए थे। तो ऑप्शन आपका बी को एलिमिनेट कर देंगे, तो ACDE हो जाएगा, राइट। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, यानी इन जानवरों के बारे में आप देखिए क्या लिखा है। स्नेक है, सांप हो गया, टर्टल कछुआ हो गया, मेढक और क्रोकोडाइल मगरमच्छ हो गया। तो इन जानवरों को अब देखिए, इनमें क्या डिफरेंस होगा। मे बी यही क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं, यहाँ पे ही देखिए, अभी तक डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी पूछा है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन ऑल दीज एनिमल्स। तो आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो इन सभी में कॉमन है, यानी जो विशेषता इन सभी में सामान्य है, जो सभी में पाया जाता है। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, दे ले एग, they can live on land as well as in water, their bodies are covered with scales। तो क्या इसमें जो ये ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं इन सब में कॉमन है, ये आपको बताना है। एक बार मैं फिर ऑप्शन पढ़ती हूँ। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, यानी जो इनका हार्ट है उसमें 3 चैम्बर होता है। हमारे में 4 चैम्बर, तो 3 चैम्बर बोल रहा है, ठीक है। दे ले एग, ये अंडे देते हैं। दे कैन लीव ऑन द लैंड एज वेल एज इन वाटर, तो वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं। और उनकी जो बॉडी होती है स्केल से कवर होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, या जिस हिंदी में जिसे कहते हैं सल्क से ढकी होती है, सल्क स्केल से ढकी होती है। तो देखिए, ये जो आपके 3 ये सांप मछली दिया ना, सांप जो है ये पानी में नहीं रहते हैं जनरली, तो ये तो गलत हो गया। ये दोनों पानी में, दोनों में रह सकते। फ्रॉग रह सकता है, छिपकली भी नहीं रहती है, पानी से दूर भागती है। मेढक रहता है, लेकिन मेढक का नहीं देखना ना हमें, मगरमच्छ तो रहता है पानी में, तो 2 में नहीं है, इसलिए कट हो गया। इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है, नहीं ऐसा नहीं है। और इनके शरीर स्केल से ढके रहते हैं, तो छिपकली में दिखने को नहीं मिलता है, तो ये गलत हो गया। ये अंडे देते हैं,
सांप भी अंडा देता है, छिपकली के भी अंडे होते हैं, मेढक भी अंडा देता है और मगरमच्छ भी अंडा देता है। तो ये जितने भी ऑप्शन है ना उसमें से ये अंडे देते हैं, ये सही हो जाएगा, राइट। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 66 हो गया। अब 67 का प्रश्न देख लेते हैं। ओके, ये मानचित्र वाले प्रश्न भी आते हैं। यदि आप अहमदाबाद यानी गुजरात में स्थित हैं, ये गुजरात है, और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद गुजरात इस तरीके से अगर मानचित्र देखा जाए, अगर इस तरीके से, तो मानचित्र पर अब गुजरात इधर है, ठीक है, गुजरात है, यहाँ पे अहमदाबाद कोई शहर है तो अहमदाबाद में है, और वहाँ से आपको दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद और दिल्ली की दिशा बतानी है। दिल्ली इधर है तो इस तरीके से बताएंगे आप, लेकिन आप टेढ़े तो जाते नहीं रहे, पहले इधर जाओगे, उत्तर की साइड जाओगे, ऊपर का साइड उत्तर होता है, नॉर्थ साइड ईस्ट होता है, पूर्व होता है, वेस्ट होता है, पश्चिम होता है, और दक्षिण मतलब साउथ होता है। तो पहले आप उत्तर की तरफ जाओगे, फिर आप ईस्ट की साइड जा रहे हो, इधर जा रहे हो ना, तो इधर से इधर जा रहे हो। तो इस तरीके से आपको बताना है कौन सा डायरेक्शन होगा जो बताया मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा 67 का उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, ठीक है। कोई ट्रेन है जो 140 किलोमीटर की दूरी को उसको तय करने में 2 आवर्स लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं मतलब। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल बताइए। तो आपको चाल निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, दूरी बटे समय, समय कितना लग रहा है इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे 144 एंड 2, तो निकालिए कितना आएगा। तो जो कि अगर हम 144 को 2 से करेंगे 2 घंटे की, यानी ये तो किलोमीटर में है, और जबकि ऑप्शन में नहीं है तो वो तो हम बाद में करेंगे, पहले ये घंटे में निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 72, यानी कितना है 72 किलोमीटर पर घंटा या आवर्स, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ऑप्शन में तो मीटर पर सेकंड है, अब हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हमको पता है कि किलोमीटर में 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक। घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 0 टू 0 कैंसिल, 0 कट गया, बचा आपका 720 डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा, 6 के 36। अब इसका करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा 72 और 0 उतर जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 क्वेश्चन है। इन मिजोरम स्टेट है इंडिया का, जहाँ पे फसल कटने के बाद व्हेन हार्वेस्टिंग वर्क इज ओवर, यानी फसल की कटाई हो जाती है, तो विलेज में क्या किया जाता है, फसल को कलेक्ट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। दे गेट टुगेदर, वो आपस में मिलते हैं और खाना पकाते हैं और खाते हैं, डांस भी करते हैं और गाना भी गाते हैं। द नेम ऑफ देयर स्पेशल डांसेस, यानी मिज़ोरम में कौन सा ऐसा डांस होता है जब उनकी फसल की कटाई होती है। तो मिज़ोरम में इसको चिराओ डांस भी कहते हैं या बैम्बू डांस भी कहते हैं, क्योंकि लोग बैम्बू पकड़ के, या बांस का डांस भी कहते हैं, बांस डांस, ठीक है। क्लियर। कुडुक जो है, ये कुडुक कौन सा है, कुडुक झारखंड की भाषा होती है, ठीक है। कुडुक कहाँ की भाषा है, झारखंड की, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और झूम खेती कहाँ पे होती है, ये भी पूछा जाता है, तो झूम की खेती मिज़ोरम में ही होती है, ठीक है, मिज़ोरम में ही होती है। और जो डांस करते हैं वो चिराव डांस करते हैं, और तुरांग का मतलब होता है जंगल, ठीक है, तुरांग का मतलब होता है जंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन है कि बर्ड्स का एक स्पीसीज़ है या प्रजाति है, यानी चिड़ियों का, पक्षियों का, जिसका जो मेल है, मेल बर्ड जो होता है, बेसिकली बर्ड्स में क्या होता है, जो नर पक्षी होते हैं यानी मेल बर्ड्स होते हैं वही नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो जो मादा पक्षी है उन सभी घोंसलों को देखती है, उसके बाद वो पसंद करती है कि कौन सा घोंसला अच्छा, जैसे हमारे में शादी खेल। सो क्या होता है कि जो फीमेल होती है, जैसे हमारे में चॉइसेस होता है मैरिज के लिए, उसमें इसमें भी क्या होता है,
जो फीमेल बर्ड होती हैं वो चूज़ करती हैं कि कौन सा नेक्स्ट उनके लिए सही रहेगा, उसमें एग ले कर सकती हैं, वो क्राइटेरिया देखती हैं, तो उसमें जाके उस मेल के साथ वो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पक्षी है ये घोंसला बनाता है, बुनकर बनाता है, यानी उसका जो घोंसला होता है ना बुनाई करके वो बनाता है। तो ये कौन सा बर्ड है, यानी ये कौन सा पक्षी है जो ये चीज़ें बनाता है? कोयल नहीं होगा, कोयल खुद अपना नेस्ट नहीं बनाती, वो कौवे के जाके नेस्ट में अंडा दे देती है। वीवर पक्षी जो है, वीवर बर्ड जिसका नाम ही है बुनाई करने वाला पक्षी, तो ये जो होता है ये बहुत मेहनत करके इस तरीके से बुनकर घोंसला बनाता है, तो ये राइट हो जाएगा वीवर बर्ड। ओके। शक्कर सन बर्ड जो होता है ये इस टाइप का नहीं बनाता है, और बसंत गौरी जो होती है ये भी नहीं बनाती है, तो राइट आंसर आपका वीवर बर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप आंसर कर सकते हो कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, तो ये 8 हैं। ठीक है, ये 8 है, लेकिन ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे तो दिया नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और उसमें ऑप्शन सही है, तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है भारत में वो 8 है। ठीक है, तो ऑप्शन में है ही नहीं तो सारे ऑप्शन को कट कर दीजिए। अगर ऑप्शन में 8 होता तो आप लगा देते, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराया है आपको उसमें 8 ऑप्शन में दिया है और ये क्वेश्चन रिपीट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिस्पेक्टिबली बिलोंग टू विच ऑफ क्लास ऑफ एनिमल्स, यानी ये कौन सी क्लास में बिलोंग करते हैं? अगर आपने फाइलम पढ़ा होगा तो वो कौन सी क्लास में बिलोंग करते हैं आपको ये बताना है। क्लास आपने पढ़ा होगा रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ठीक है, टेट्रापोड्स में आपने पढ़ा होगा। तो लिजर्ड जो होता है ना ये रेप्टाइल्स के अंदर आता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सरीसृप। ठीक है, तो रेप्टाइल्स के अंदर आता है छिपकली। बैट क्या होता है? बैट क्या है? एक प्रकार का, तो बैट क्या है? चमगादड़। ये किसके अंदर आता है? बैट किसके अंदर आता है? ये मैमल्स के अंदर आता है। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी होता है। इसको देख के आपको ऐसा लगेगा ये उड़ रहा है तो ये पक्षी के अंदर आएगा, नहीं, ये स्तनधारी के अंदर आता है। ठीक है, जिस तरीके से लिजर्ड जो होता है रेप्टाइल्स के अंदर आता है, चमगादड़ जो है ये मैमल्स के अंदर आता है। ये इंडियन रॉबिन है जिसको कलचिड़ी पक्षी कहते हैं। कलचिड़ी मतलब इंडियन रॉबिन, ये आपका पक्षी के अंदर आता है, ये बर्ड्स के अंदर आता है। और बिच्छू जो स्कॉर्पियन होता है ना ये डंक मारता है, और ये बिच्छू जो होता है आपने देखा होगा गांव में, तो ये स्कॉर्पियन जो होता है ना ये किस में आता है? ये कीट में आता है, इंसेक्ट में आता है। तो सरीसृप, स्तनधारी और ये हो जाएगा आपका पक्षी कीट। तो इंग्लिश में अगर देखा जाए तो लिजर्ड, बैट, इंडियन रॉबिन एंड स्कॉर्पियन। लिजर्ड कम इसमें आता है रेप्टाइल्स में, बैट मैमल्स में आता है, इंडियन रॉबिन बर्ड्स में आता है, स्कॉर्पियन जो है इंसेक्ट में आता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन क्या है कि आर्यनाथ एक सपेरा है। ठीक है, सपेरा वो होते हैं जो बीन उन बजाते हैं, तो बीन बजाने वाले को सपेरा कहते हैं। ठीक है, तो बीन बजाने वाले को सपेरा कहते हैं। और जब वो अपना वाद्य यंत्र यानी बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। तो सांप जो सांप है ये बीन पर क्या एक रिस्पॉन्स करता है, तो ये किसके कारण होता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये डाउट होता है कि सांप के कान होते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं, स्नेक्स के कोई ईयर्स नहीं होते हैं। वो कंपन यानी वाइब्रेशन के थ्रू वो फील करता है, उसको वाइब्रेशन को, कंपन को वो महसूस करता है, इसलिए वो उस पर प्रतिक्रिया करता है। तो उसके बारे में ये बीन बजाने पर वो प्रतिक्रिया कर रहा है सांप, तो उसका कारण क्या है ये बताना है। बीन जो है बीन की जो मधुर गंध है इसके वजह से, गंध की वजह से नहीं, बीन में कोई मधुर गंध नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शन है कि सांप को अपने बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे, कान नहीं होता है सांप में। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण करना नहीं। तो ये तो आपको मैंने उत्तर पहले बता दिया कि बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण जो होता है, कंपन को, वाइब्रेशन को वो महसूस कर लेता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो छात्राएं हैं एक्स और वाई।
की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए हैं। दो छात्राएं कौन है, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। इनकी जो क्लिनिकल विकृति यानी कोई प्रॉब्लम है, इनको कोई बीमारी है, तो उसको रिपोर्ट जो है नीचे दी गई है। एक की आयु, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, रिपीट है, इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था कि एक की जो आयु है 12 वर्ष है, वो की फीमेल है, उसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 10.5 ग्राम डेसीलीटर है, ठीक है। दूसरी जो है वो वाई है जो कि स्त्री, वो भी स्त्री है, तो इसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 12.5 ग्राम डेसीलीटर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसको बीमारी, उसका ये रिपोर्ट क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या कह रहा है कि उसको क्या बीमारी है, ठीक है। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि एक्स को रक्त छीड़ता यानी अनीमिया हो सकता है, ठीक है, कि रोगी, जबकि वाई नहीं है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखिए सामान्य फीमेल की बात करें तो फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा आपका 12 से 14 के बीच में हो सकता है, और मेल में आपका 14 से 18 16 तक हो सकता है, तो 16 तक हो सकता है। तो इसमें देखा जाए फीमेल में क्या इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि उसको क्या हुआ है। तो देखिए पहले वाले में जो रिपोर्ट है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, ठीक है, जो एवरेज होता है वो इतना ही होता है जितना मैंने आपको बताया। तो इसमें तो पहले में एक्स में क्या है, रक्त छीड़ता है, एनीमिया हो सकता है, जबकि वाई में नहीं है, ये बात तो सही है। रक्त छीड़ता की रोगी, जबकि एक्स नहीं, एक्स है, ये भी गलत हो गया। एक्स वाई दोनों क्या है, जो दोनों में ब्लड की कमी यानी रक्त छीड़ता है, ये भी गलत है। एक्स और वाई दोनों में रक्त छीड़ता की रोगी नहीं, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 74 का, क्लियर, 74 का पहला ऑप्शन क्लियर सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ना। तो अगर एग्जैक्ट बात करें तो जैसे कि मैंने आपको 12 से बताया है कि 14 के बीच में होना चाहिए फीमेल में, ठीक है। अगर इसको सही में अगर बताया जाए तो ये 11.6 से भी एवरेज का ही माना जाता है, और इसको 15 ग्राम तक ऊपर होगा तो ये एवरेज हो सकता है फीमेल में भी। मेल में क्या होता है कि मेल का जो होता है इससे थोड़ा बढ़ जाता है, इसको हम अगर कहें या तो 14 से बताया था मैंने, 14 से 16 या 18 तक हो सकता है, तो या फिर इसको 13 पॉइंट समथिंग भी होगा तब भी ये सही हो जाएगा मेल में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 75, ओके 75 का प्रश्न क्या है। इसमें मिलान करने वाला क्वेश्चन इस टाइप का आता ही है। यहाँ कह रहा है कि असम का जो घर है, घरों के बारे में पूछा गया कि असम का घर कैसा होता है। आपके पास 5 ऑप्शन हैं, उसमें मिलान करना है कि असम का घर कैसा होता है। असम में बहुत बारिश होती है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, सेम यही क्वेश्चन रिपीट है। असम में क्या होता है कि जो छत होती है बांसों पे खड़ी होती है, 4 से 3 मीटर की ऊंचाई पर बांस के खंभे खड़े होते हैं, तो ये तो सही है। तो पहला ऑप्शन ए का 5th हो जाए, ये क्वेश्चन रिपीट है। लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और यहाँ पे जो घर होता है ना, यहाँ पे जो घर होता है, सेम क्वेश्चन यही है, लद्दाख में जो होता है, इस बी वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बी का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी के घर बने होते हैं, मिट्टी की दीवारें होती हैं, उस पर कटीली झाड़ियाँ होती हैं, तो सी का आपका 3rd हो जाएगा, क्लियर। नहीं, डी का आपका 3rd हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, सी जो मनाली है, मनाली में क्या होती है, पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छतें होते हैं, स्लॉपिंग रूफ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, एक बार आंसर देख लेते हैं 75 का क्या मैच कर रहा है। ए का अगर देखा जाए तो 5th है, सही है। बी का देखा जाए तो बी का क्या बताया मैंने, बी का 2nd ही सही हो जाएगा। मनाली का बताया मैंने आपको 4th, और राजस्थान का मैंने बताया 3rd, तो ठीक है, ये जो आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, ठीक है। हाउस बोट नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन ये एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी ये सब सही हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं 76 प्रश्न है, पेडागोजी का प्रश्न होगा ये। क्वेश्चन है कि एक दूसरे देश का एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। तो एक दूसरे देश का एक नया छात्र है, अगर आपकी कक्षा में शामिल होता है, आपकी क्लास में आता है, कोई दूसरे देश का बच्चा है वो, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है, जहाँ पे ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जहाँ पे क्या है कि स्थानीय लोग शामिल हैं, कौन से लोग, स्थानीय लोकल जो आसपास के बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं उस क्लास में,
तो आप इस छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे बच्चों को, देखिए दूसरे देश का बच्चा है और ये आप एक ही क्लास में पढ़ रहा है, तो इस बात को आपको समझाने के लिए कि विविधता का महत्व क्या है और समावेशन का निर्माण का जो अवसर के रूप में आप किस तरीके से प्रयोग करेंगे कि आपकी क्लास में लोकल बच्चे हैं और उसमें साथ में दूसरे देश का भी बच्चा है, और ये विविधता को बताने के लिए कि बच्चे को आप किस तरीके से बताएंगे। स्थानीय छात्र नए छात्र को बताएंगे कि आपके छात्र में क्या क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, स्थानीय बच्चे क्यों बताएं, वो अपना कुछ नया चीज़ सीख के आया है तो उससे कुछ हम भी सीखेंगे, तो ये गलत है। प्रत्येक बच्चे घर में प्रचलित व्यवहारों में समानता और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। अगर ये बच्चे को अगर हम ये अवसर देंगे तो बच्चे सीखेंगे, तो ये सही हो जाएगा। या कक्षा में नए छात्र के देश के बारे में बताएं, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं और किसे महत्व देते हैं, ये आप क्यों बताएंगे, बच्चा खुद ही डिस्कस करेगा तो एक्टिव रहेगा। कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने दें। तो नहीं, बच्चा अभी नहीं जानता है तो बच्चा डिस्कस करेगा, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहार अपने घर से शुरू करेगा, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है, और कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, जैसे कि जूम ऐप हो गया, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है कि जूम ऐप है उसमें कौन सी सबसे अच्छी जो गुड क्वालिटी की जो कैरेक्टर है वो डिफाइन कर सकता है कि अगर आपको बिना बोले कम्युनिकेशन करना है बच्चों से तो किसके माध्यम से आप कम्युनिकेट करेंगे, वर्चुअल बैकग्राउंड से या चैट से, चैट में GIF से। तो ये सही है, चैट में आप GIF का यूज़ करेंगे, ये आंसर सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, तो ये सही है। फिर म्यूट बटन से, बोलने का मतलब ये नहीं कि आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे बच्चे को, आप बिना बोले बच्चों को इन्फॉर्मेशन देंगे, म्यूट बटन से नहीं। ऑडियो कॉल इसका फीचर नहीं है, ये चैट में GIF का यूज़ करके आप बता सकते हो, अपने एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप ही व्हाट्सएप पे यूज़ करते हो ना, GIF से अपने एक्सप्रेशन को भेजते हो, चाहे वो वीडियो जैसा छोटा सा वीडियो होता है उसमें आप थैंक यू बोल देते हो इस तरीके से, तो बिना बोले आप अपने एक्सप्रेशन को, फेसबुक पे भी होता है ये चीज़ें, ठीक है, रिएक्शन जो देते हो इमोजी वगैरह से, इमोजी तो नहीं लेकिन ये क्या एक वीडियो जैसा छोटा सा होता है, उसको यूज़ करके आप वो बिना बोले क्या कर सकते हो, संचार कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 का तो हो गया, नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराया तो ये मुझे आइडिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो एनालिसिस आप ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, 78 का देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण, यानी ये क्वेश्चन भी देखिए सेम टू सेम, पता नहीं किस क्वेश्चन पेपर का ये रिपीट हुआ है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है दृष्टिकोण को सबसे अधिक मेल खाता है, यानी जो संरचनावादी दृष्टिकोण है उससे सबसे ज़्यादा कौन सा मेल खाता है। अगर आप प्रैक्टिस कराओगे तो उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों को तस्वीरों का उपयोग करें, तस्वीर का उपयोग नहीं करेंगे। बच्चे में अगर संरचनावादी दृष्टिकोण विकसित करना है तो कौन सा अभ्यास सबसे उचित होगा ये आपको बताना है। ठीक है, या फिर पास के बगीचे में विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाने के लिए कहेंगे, तो ये भी गलत है। या एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोग की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करेंगे। देखिए बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग से आपको कराना है, तो विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों से सुना होगा पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। तो इसमें क्या है, संरचनावादी दृष्टिकोण विकसित होगा कि विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा वो उसकी पहचान करने के लिए उनको ग्लोब पे कहना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 79 का देख लेते हैं। हाँ जी, 79। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण यानी एक्टिव टीचिंग में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, यानी आप पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे क्या हैं, लगे हुए हैं, आपकी टीचिंग में क्या है, एक्टिव हैं,
तो वो कौन सा उदाहरण है जिसके थ्रू आप सक्रिय कर सकते हो बच्चों को। छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस या माइंड मैप बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, 79 है। हाँ हाँ, माइंड मैप खुद से बनाना है ना बच्चों को। तो छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों को मानस चित्रण यानी माइंड मैप बनाएंगे, तो ये भी ठीक है। अगर बच्चा अपने माइंड से बना रहा है तो इसको एक बार अदर ऑप्शन देख लेते हैं। दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में किया गया है। बुक में दिया गया चीज़ें तो नहीं कर सकते हैं। पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों को चित्र बनाएंगे, नहीं। जब देख लिया है बच्चा तो वो नहीं कर सकते, ये चीज़ें नहीं होगी। आपको संरचनावादी दृष्टिकोण बताना है बच्चे का। छात्र इमारत के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। तो लिखते हैं इसमें तो बच्चा बिल्कुल एक्टिव नहीं, कोई भी संरचनावादी दृष्टिकोण नहीं हो रहा है। तो कंस्ट्रक्ट करना है नॉलेज ना यहाँ पे बच्चे का। तो छात्र श्यामपट्ट पे जो चीज़ लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने माइंड मैप बनाएंगे, मतलब जो लोगों द्वारा कार्य किए जाते हैं उनको क्या करना, अपने विचार यहाँ अपने विचार की बात हो रही है, अपने थॉट्स को माइंड मैप कहाँ पे बनाना है, ब्लैक बोर्ड पे। तो ये ठीक है, कहीं भी अपने कॉपी में भी बना सकते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। 80 का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में, ठीक है, पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा, मतलब कौन सा अच्छा कार्य होगा, आप बच्चा सीखेगा। 80 का आंसर क्या हो जाएगा। कक्षा में छात्रों के वास्तविक सामग्री में सैंडविच बनाकर दिखाएं। पाक कार्य का मतलब यहाँ पे बात हो रही है जो गृह का, जैसे कि कुकिंग संबंधित कार्य जो होता है ना, ऑथेंटिक कुकिंग जो है ना, पाक कार्य मतलब कुकिंग जो खाना बनाना है, उससे संबंधित एक ऑथेंटिक टास्क क्या हो सकता है वो आपको बताना है। एक प्रामाणिक कार्य क्या हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, कक्षा में छात्रों का वास्तविक सामग्री में से सैंडविच बनाकर दिखाना है। कोई सामग्री दी गई है उसको सैंडविच बना दिया जाए, तो सबसे उचित कार्य कौन सा अगर आप देंगे बच्चों को वो आपको बताना है। या फिर छात्रों में गेहूं से ये आटे के बने व्यंजनों की सूची के लिखने को कहेंगे, नहीं ये भी नहीं है। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहाँ छात्र व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं, ये ज़्यादा प्रामाणिक कार्य होगा। ये देखते हैं दिवाली में भी कई कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे ये कार्य होता है, बच्चे बिना आग के यानी स्टोव जलाए ऐसी चीज़ें बनाते हैं और व्यंजन बनाते हैं और उसको बेचते हैं, तो ये सबसे बेस्ट होगा। बाकी देख लेते हैं अगला ऑप्शन। कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना जहाँ सभी बच्चों टमाटर मिर्च आदि जैसे पौधों को उगाने के लिए कहेंगे, नहीं। पाक कार्य से संबंधित है तो इसमें बगीचा लगाने से कुछ नहीं होगा। जो थर्ड ऑप्शन है सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे कुकिंग की बात की गई है, तो कुकिंग के लिए सबसे बेस्ट होगा, बच्चा सीखेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है कि आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं, यानी अपने इमोशंस है उसको टीचर कह रहे हैं शेयर करने के बारे में। एक अध्याय में एक छात्र है उसको पूछ रहा है कि ईवीएस टीचर से कि आप मुझे क्यों इमोशंस के बारे में भावनाओं के बारे में सिखा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से आप कौन सा उत्तर जो है ईवीएस के इस पाठ को सीखने के प्रयोजन में सबसे अच्छा वर्णन करेगा। आप अगर उत्तर बताएंगे, बच्चा अगर क्वेश्चन कर रहा है तो कौन सा आपका बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा, कौन सा आप आंसर देंगे जिसमें बच्चे को फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में पता चलेगा कि आप क्यों बता रहे हैं। ऑप्शन है हम हर समय अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग हैं, समाज में रहने के लिए अपनी अपनी एक दूसरे की भावनाएं हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि इसमें क्या कह रहा है कि ये तो बात सही लग रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अलग हैं। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो हमें उनसे बातचीत करते रहना चाहिए और प्रत्येक समाज में रहने के लिए अपने एक दूसरे की भावनाओं को साझा समझना जरूरी है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है तो एक दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है, तो ये भी ठीक है। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनमें से कुछ दिव्यांग हैं, समाज में रहने वाले उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। तो दिव्यांगों की यहाँ पे बात नहीं हो रही है,
तो ये तो ठीक नहीं लग रहा है। आप कुछ समय लोग यहाँ पे कैटेगरी नहीं करेंगे, आप सभी लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अलग समाज से आते हैं तो ये भी ठीक है। लेकिन और प्रत्येक व्यक्ति क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो ये पहला ऑप्शन सही लग रहा है, दूसरा नहीं है। आप दिव्यांगों से की बात नहीं हो रही यहाँ पे ना। आप में से कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाह सकते हैं, अपनी दूसरों की भावनाओं को साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम होगा। नहीं, ये उत्तर नहीं है। क्यों हम भावनाओं के बारे में सीख रहे हैं? तो बच्चों को बताने के लिए, प्राइमरी के बच्चे हैं, अब अभी से आप उनको कहेंगे कि आपको मनोवैज्ञानिक बनना है, तो बच्चा क्या जानेगा मनोवैज्ञानिक क्या होता है? तो ये तो गलत है। भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन्स का गहरा संबंध है, जिसे आप मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं, वैसे ही आपके लिए भावनाओं की समझना जरूरी है। हॉर्मोन्स का यहाँ पे अभी कुछ नहीं बताना है, बच्चा प्राइमरी का बच्चा है, तो उसको ये बताना है कि हम क्या हैं, अलग अलग हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, उसके समाज में रहने के तरीके, भावनाएं अलग होती हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए। ठीक है, तो 81 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है, ये मार्क कर देती हूँ मैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। क्वेश्चन क्या है कि उजियारा और सहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं, यानी दो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो ग्लोब पर क्या कर रहे हैं, दो देश को देख रहे हैं। और उजियारा देखो विभिन्न देशों के बीच की रेखाएं बनी हैं। उजियारा के लिए देखो कि विभिन्न देशों के बीच में क्या है, रेखाएं बनी हैं। क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? ऐसा क्वेश्चन उजियारा के माइंड में आता है, वो पूछती है। समीर होनी ही चाहिए, जो अगला स्टूडेंट है वो कहता है हाँ होनी ही चाहिए, यह इस किताब में भारत मानचित्र में भी है, ठीक है, इस किताब में भी दिखाया है, तो देखो विभिन्न राज्यों के बीच में भी रेखाएं हैं, ऐसा वो कह रहा है। तो उपरोक्त पाठ में क्लास 5th के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणाओं से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, परिचित कराने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो इनमें से कौन सा प्रश्न उजारा और सहमीर को इन रेखाओं के बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? तो कौन सा प्रश्न बच्चों को देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में समझने में मदद करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखें हम एक बार, इसमें ऑप्शन है कि आपके अनुसार सड़कों पर सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती है। ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि सड़कों की बात ही नहीं हो रही है। आप ज्यामिति में बिंदु और आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? सॉरी। तो यहाँ पे है कि आप ज्यामिति में, ज्योमेट्री में डॉट्स का हम यूज़ करते हैं ना, तो आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये सही लग रहा है। फोटो लेते समय आपके कैमरे की स्क्रीन पर ग्रीड रेखाएं क्यों नजर आती है, इसका क्वेश्चन नहीं है। विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन उससे मिलता नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 82 में। 82 में जो आंसर हो जाएगा कि आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन उस प्रश्न को मतलब बेहतर ढंग से समझाने में मदद करेगा, ठीक है। 82 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 83 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक जो है उसके बारे में विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? यानी कौन सा शैक्षिक उद्देश्य है जिससे के थ्रू इस ऐतिहासिक स्मारक के विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य माना जा सकता है? तो विद्यार्थी को पता चल जाएगा, यानी आप ये पढ़ा रहे हो तो कौन सा उद्देश्य पूरा होगा, तो विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारक जो हैं स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था। तो पत्थरें ही यूज़ होती थी ऐसा ज़रूरी नहीं, तो ये गलत हो गया, ये उद्देश्य नहीं है इसके बारे में बताना। छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे, तो ये उद्देश्य नहीं हो सकता है। छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को और उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। या छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। तो ऐतिहासिक स्मारक के बारे में आप बता रहे हो, तो मापनी योग्य जो होगा आपका विशिष्ट, मापनी योग्य का और प्राप्य है, यानी आपको बच्चे को मापन बताना है, मापनी जैसा कुछ आपको बताना है। तो इसमें छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, इसलिए आप ये चीज़ें बता रहे हो, ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या होता है, मापने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है, इस उद्देश्य से मापने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, कंपैरिजन करेगा। तो यहाँ पे छात्र क्या कर रहा है, गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्री और उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेगा, ठीक है, कि क्यों इस सामग्री का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे मापन जो यानी मेजरेबल जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं 84 का।
84 देख लेते हैं। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, ठीक है। तो आप कोई प्रोजेक्ट है जो आप प्रदर्शनी या आगामी जो एग्जीबिशन है आपकी क्लास में, उसके प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, ग्लास में गम लेके आएँ, गोंद लेके आएँ, इसकी एक बड़ी बॉटल है, ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सके, मतलब बच्चे यूज़ कर सके। ये अच्छा है, ठीक है। आप लेके आ रहे हो अपनी तरफ से, तो आपके छात्रों को बताना है, आपको अपने छात्रों को बताना है कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी। आपने बोला कि छात्रों को कि अगर ये बोतल खाली हो जाएगी तो फिर आपको दोबारा गोंद नहीं मिलेगा। इसलिए उन्हें इस गोंद के प्रयोग को क्या करना है, किफ़ायती तरीके से करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करना चाहिए, उचित तरीके से करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद करके नहीं करना, किफ़ायती तरीके से करना चाहिए, कम तरीके से ज़्यादा आप प्रोजेक्ट बना सको। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो है छात्रों को उन संसाधनों यानी जो रिसोर्स है के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। तो जो हमारे पृथ्वी पर ऐसे संसाधन जो बहुत कम मात्रा में उपयोग है, तो उन संसाधनों के सीमित मात्रा में उपयोग करने में मदद करेगा बच्चों को। तो कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है, ठीक है। अगर आप ये बता रहे हो बच्चों को कि अगर आप बोतल में ख़त्म कर दोगे तो मैं फिर आपको दोबारा प्रोवाइड नहीं करूँगी। एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। तो पोस्टर लगाना नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, बच्चों को समझाना है। तो अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्र उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी है। छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब और क्यों कितने चम्मच गोंद लिया है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसका ये होगा कि बच्चे क्या हुआ, सीमित तरीके से उसका प्रयोग करेंगे और जानेंगे कब कहाँ हमने कितना प्रयोग किया है। छात्रों को गोंद को पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहेंगे, फिर वो गोंद तो रह ही नहीं जाएगा। सेकेंड ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो पहला तीसरा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो तीसरा इज द राइट, जो थर्ड ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया कि छात्रों को क्या करना चाहिए, एक साझा रजिस्टर बनाना चाहिए और साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब और क्यों कितने चम्मच गोंद यूज़ किए हैं, ठीक है। ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आप एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है ना, वो संसाधन के बारे में तो समझा रहा है, ठीक है, कि छात्रों को इस तरीके से पता चल जाएगा कि सीमित है, उसका प्रयोग करना है, तो ये तो समझ आएगा। लेकिन क्वेश्चन पे यहाँ पे हिंदी में दिया है कि उसके विकल्प के रूप में अगर प्रयोग करना है, संसाधनों का अगर हम विकल्प जैसे गोंद का विकल्प क्या होगा ये समझाना है। तो अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, जो लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा था वो मैंने आपको बताया था। तो उसमें ये कहा गया था कि बच्चों को किस तरीके से सिखाएगा कि बच्चे चीज़ें समझेंगे कि कितना सीमित तरीके से उसका प्रयोग करना है। तो इससे ये समझ आएगा कि छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहे कि उन्होंने कब और क्यों कितने चम्मच गोंद लिए। तो ये तो समझाएगा, उसका प्रयोग करना सिखाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अल्टरनेटिव सोर्स पूछा है, यानी संसाधनों के विकल्प पर विचार करिए, यानी गोंद की जगह आप दूसरे चीज़ का कैसे प्रयोग कर सकते हो, अगर ये समझाना है बच्चों को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखते हैं तीसरा, ठीक है, ये जो मैंने छोड़ दिया विकल्प, आप ध्यान से पढ़िए कि अपनी परियोजना पर काम करने के साथ ही छात्रों को से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो स्टिकी हैं, जो खुद ही चिपक जाएंगी प्रोजेक्ट में बनाने के समय। तो आप इससे क्या होगा, अल्टरनेटिव सोर्स यूज़ कर सकते हैं ना, अल्टरनेटिव विकल्प है बच्चों के पास कि वो उन मटेरियल को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से रख रहे हैं, उन मटेरियल को डिफरेंट लिस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल को लिस्ट कर रहे हैं जो कि स्टिकी है, जबकि वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट काम करने के दौरान वो क्या कर रहे हैं, अलग स्टिकी प्रोडक्ट मटेरियल को क्या कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। तो ये उनको समझाएगा कि वो अल्टरनेटिव सोर्स यूज़ कर सकते हैं अगर उनके पास लिमिटेड क्वांटिटी है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85, ठीक है। 85 का देख लेते हैं एक बार। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रख के पढ़ना है कि यहाँ पे विकल्प के रूप में भी पूछ लिया ना, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो इस तरीके से आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है 85। प्रयोग के उपयोग में विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उस प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष जो निकल रहा है प्राप्त करने के लिए निम्न से कौन सा सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल होगा। उदाहरण पूछा है, एग्जाम्पल से निकाल सकते हो आप निष्कर्ष। यह समझने की कि कौन सा तरल तेजी से बहता है और प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना है और प्लेट को तिरछा करना है, ठीक है।
या फिर ये पता लगाना है कि मानव की आँख कितनी दूर तक देख सकती है और प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। कौन सी सब्जी जल्दी खराब होती है जानने के लिए है गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है। गिनकर आप कैसे कर सकते हो। अपने जिले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं कि प्रयोग के उपयोग से, यानी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके यूज से आप एक कंक्लूजन निकालें, एक विशिष्ट निष्कर्ष निकालें कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही होगा। यह समझना कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। तो ये सबसे बेस्ट उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल, यानी कौन सा ऐसा है जो सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है ऑफ अराइविंग एट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन, यानी एक विशिष्ट निष्कर्ष की तरफ जाना यूजिंग अ एक्सपेरिमेंटेशन, यानी एक एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करके कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि कौन सा तरल है वो तेज़ी से बह रहा है प्लेट को तिरछा करने पे। जबकि इसके एक्सपेरिमेंट से नहीं पता चलेगा कि पता लगाएं कि मानव की आँख कितनी दूर तक देख सकते हैं, कोई ज़्यादा दूर तक देख सकता है, कोई इसका एक कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा, निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। कौन सी सब्जी जल्दी खराब होती है और वह जानने के लिए गिनकर समझना कि कौन सी जल्दी सड़ रही है। तो गिनकर नहीं पता चल सकता है कि जल्दी कौन सी सब्जी खराब हो रही है। या फिर अपने जिले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना, आप इस तरीके से नहीं पता कर सकते। तो पहले से आप तुरंत आप एक स्पेसिफिक निष्कर्ष निकाल ले रहे हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 का देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि ऋतुओं यानी सीजन्स के बारे में, सीजन्स के विषय में आपको बताना है, उसको प्रस्तुत करना है उस टॉपिक को। तो बच्चों में को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक हुआ है। यानी आपको बच्चों को ऋतुओं के बारे में, सीजन्स के बारे में बताना है। तो इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल होगा जो सबसे अधिक रिलेवेंट होगा, प्रासंगिक होगा, यानी इस टॉपिक को बताने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा, यानी अच्छा साबित होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है कि तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच में अंतरों का वर्णन करना। नहीं समझ आएगा, बच्चों का आकर्षित भी करना है ना, बच्चों को आकर्षित और प्रारंभिक रूप से अगर समझाना है बच्चों को कि कौन सा उदाहरण होगा। अभी बच्चा छोटा है तो उसको ये समझाना है, तो ये गलत होगा। छात्रों को एक टोपी दें, एक बरसाती दें और एक स्वेटर दिखाने और उनसे पूछना कि इनमें से किसका उपयोग वो कब कब करते हैं, उन्होंने इनमें से किसका किसका उपयोग किया है। तो बच्चे बताएंगे हाँ मैंने टोपी पहनी है, बरसाती जैसे रेन कोट होता है, स्वेटर दिखाना कि उन्होंने इसका प्रयोग कब किया है ये बताएंगे बच्चे। तो बच्चे कहेंगे यस मैंने किया है, कुछ बच्चे कहेंगे यस मैंने इस टाइम किया है। तो ये बच्चों को ऋतुओं के बारे में समझ आ जाएगा। या फिर छात्रों को सैर पर ले जाना और उनसे वर्णन करने के लिए कहना कि आप आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदले। पौधों के बारे में क्यों बताना, जब बच्चे खुद ही ऋतुओं के अकॉर्डिंग अपने कपड़े चेंज करते रहते हैं, स्वेटर पहनते, तो वो चीज़ें पूछना जो बच्चों से जुड़ा हो, उनके रियल लाइफ से जुड़ा हो। ठीक है। या फिर छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक, फिर से सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों से संबंधित परिवर्तन वीडियो दिखाना। सूर्योदय से नहीं दिखाना है, ऋतुओं के बारे में आपको बताना है, सीजन्स के बारे में बताना है। तो आप जो टोपी है, कपड़े हैं, इन सब के बारे में बताओगे कि आपने किसका उपयोग किया है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 87 का देख लेते हैं। 87, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है कि अधिगम उद्देश्य यानी लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव है, छात्र संचारी बनाम गैर संचारी लोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। तो अधिगम उद्देश्य क्या है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। छात्र संचारी बनाम, संचारी मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जो छुआछूत से फैलती हैं, एक दूसरे से फैलती हैं, जैसे कोल्ड वगैरह फैलता है। तो अधिगम उद्देश्य क्या है कि छात्रों को संचारी यानी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है और गैर संचारी जो छुआछूत से नहीं फैल रहा है, एक दूसरे से नहीं फैल रहा है, रोगों के जो कंसेप्ट है उसको लागू करने में सक्षम होंगे कब। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य को सर्वोत्तम परीक्षण करता है। यानी कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, कौन सा ऐसा उद्देश्य है जिसके थ्रू ये जो इवेल्युएशन है बच्चों का, इस रोग के बारे में बच्चों की समझ क्या है, वो कितना जीवन में लागू कर रहा है, इसके बारे में वो समझ आ जाएगा बच्चों को कि इसका मूल्यांकन किससे हो पाएगा, कौन से उद्देश्य से हो जाएगी। कि हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं करते हैं। तो इससे बच्चों का मूल्यांकन हो जाएगा कि कौन सा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है। या फिर
ये रिसेंट में अभी हुआ था, बच्चे इसके बारे में जानकारी रखते होंगे 87 में, कि देखिए हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क लगा रहे हैं। और मास्क हम क्यों लगा रहे हैं जबकि हमें डायबिटीज़ हुआ है, तो इसके प्रसार को रोकने के लिए हम क्यों नहीं लगा रहे हैं। देखिए कोविड-19 में आपको पता है कि ये महामारी है, ये लोगों से फैलती है, एक दूसरे से फैलती है, तो ये कम्युनिकेबल हो गया। मधुमेह जो होता है, ये डायबिटीज़, ये नॉन कम्युनिकेबल होता है, गैर संचारित है, लोगों से नहीं फैलता है। तो ये तो सही लग रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। यदि आपके माता पिता में किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं इनकी होने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें दोनों डिजीज़ के बारे में नहीं पूछा जा रहा, तो आप कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चों। तो ये गलत हो गया। स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए आप किन रोगों को व कीड़ों को नहीं रोकते। ये आप गैर संचारी और संचारी दोनों रोगों के बारे में बताना है ना आपको। तो जीवाणु और विषाणु से होने वाले बीमारियाँ कौन कौन सी उनको बताना है। तो लिस्ट करना, ये सब चीज़ें गलत होती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 देख लेते हैं। एक शिक्षिका जो है, एक टीचर है, अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर जो हैं स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। ठीक है, एक टीचर है जो कि विश्व धरोहर है उसको पढ़ाने के लिए वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहती है। तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो इस उद्देश्य को पूरा करेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी तकनीकी है जो इस उद्देश्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी, जो बच्चों को इसके बारे में समझा देगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, एनिमेटेड वीडियो हो गया, आभासी वास्तविकता हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन इंग्लिश में देख लेते हैं। वर्चुअल रियलिटी अगर बच्चों को जाके वहाँ पे दिखाएंगी तो बच्चे ज़्यादा समझेंगे। तो वर्चुअल रियलिटी यानी आभासी वास्तविकता से बच्चे ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, एनिमेटेड वीडियो से नहीं समझेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति बस आभासी वास्तविकता से होगी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 देख लेते हैं क्वेश्चन। 89 है कि शिक्षक जो है खाद्य परीक्षण की यानी फूड टेस्टिंग की अवधारणा को सिखाना चाहती है कि बच्चों को। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी खाद्य सामग्री है इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगी। ठीक है, कौन सी ऐसी खाद्य सामग्री है जो इस फूड टेस्टिंग के परीक्षण में सबसे अधिक उपयोगी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन टेस्टिंग दे दिया ना, ये फूड प्रिजर्वेशन है, ये हाँ सॉरी टेस्टिंग बोल दिया मैंने, ये संरक्षण है, फूड प्रिजर्वेशन परिरक्षण है। ठीक है, खाद्य परिरक्षण यानी जैसे कि खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आम जैसे ख़राब हो जाता है तो आम को हम अचार के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका पिकल बना के रख दिया जाता है। ठीक है, और जैसे सिंघाड़ा हुआ, आंवला का अचार बना दिया जाता है, तो इसको प्रिजर्वेशन टेक्निक कहते हैं यानी परिरक्षण परिरक्षण कहते हैं जिसे। ठीक है, टेस्टिंग नहीं। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन हम किस तरीके से जो चीज़ें हैं, आलू का पापड़ बना के रख देते हैं। तो कौन सी ऐसी टेक्निक होगी, कौन सा ऐसा फूड मटेरियल है जो जिसको समझाने के लिए टीचर को सही रहेगा कि बच्चे जो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक है उसको समझ जाएं, फूड का संरक्षण कैसा किया जाए, परिरक्षण कैसा किया जाए, इसको समझ जाएं। तो देखिए पापड़ भी सही है, पापड़ आलू का भी पापड़ हो सकता है, साबूदाना का भी पापड़ हो सकता है, तो सिंघाड़ा का भी पापड़ बना दिया जाता है, केले का भी पापड़ बना दिया जाता है, चिप्स वगैरह, तो ये भी ठीक है। चिप्स भी सही है, चिप्स या पापड़ एक ही हुआ। दही ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जाता, कच्चा आम का अगर अचार बने ना तो ये प्रिजर्वेशन के अंदर आ जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, पापड़ और चिप्स आप दोनों पे लगाएंगे तो दोनों ही सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, द लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है कि सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों के अन्योन्य श्रेयता का विचार सिखा रही है। ठीक है, ये क्या मतलब है इसका मैं आपको बताऊं। जो मिसेस वैष्णवी हैं, इंटरडिपेंडेंस यानी इंटरडिपेंडेंस मतलब दूसरे पे निर्भरता। ठीक है, इस चीज़ के बारे में पढ़ा रही है कि इन्वायरमेंट में लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, यानी वातावरण में जो चीज़ें हैं एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे जुड़ी हुई हैं। तो यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम द कम्युनिटी, तो कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो मतलब किसी समुदाय का उदाहरण देके बच्चे को समझाना है कि बच्चे जो लोग हैं या पर्यावरण में जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे पर
क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो इस विचार को सिखा रही हैं बच्चों को। ठीक है, तो कौन सा इसमें उदाहरण है इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? कम्युनिटी का उदाहरण लेके जो बताना है बच्चों को, कम्युनिटी का एग्जाम्पल लेके, यानी जो कम्युनिटी हमारे समुदाय में जो चीज़ें होती हैं, समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए आपको ये बताना है कि हम पर्यावरण में जो चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट है, तो कौन सा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा? खेल का परित्यक्त मैदान, यानी अबेंडेंड प्लेग्राउंड, अ गार्बेज डिस्पोजल ग्राउंड, पुलिस स्टेशन, अ बार्बर। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, नाई। नाई जो होता है एक प्रकार का प्रोफेशन होता है जिसमें जिसके पास लोग आते हैं अपने बाल कटवाने। तो पुलिस थाना नहीं, इंटरडिपेंडेंस का जो बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम अपने वातावरण की चीज़ों पर निर्भर होते हैं, ये बताने के लिए ये सबसे बेस्ट है नाई। बार्बर सही हो जाएगा। ठीक है, नाई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।